Hello friends, welcome you all in VSM board classes. In today's lecture, we are going to discuss some objective question from our chapter solution. It is important for our upcoming examination. So we are going to start with our first question. Here it is. If 18 gram of glucose is dissolved in 1000 gram of solvent, then the solution is said to be. देखिए आपको ग्लूकोज दे रखा है, दैट ग्लूकोज का क्वांटिटी गिवन है, तो हम कहेंगे ग्लूकोज जिसका क्वांटिटी कम है दैट इज सॉल्यूट, और सॉल्यूट की क्वांटिटी आपको गिवन है वेट इन ग्राम डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू 18। सेकेंड, आपको सॉल्वेंट की क्वांटिटी दी हुई है, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू से इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब हमसे कहा गया है दैट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, और टर्म हमें दे रखी है मोलर यानी कैपिटल एम, मोलल दैट मीन्स स्मॉल एम, मोलल दैट मीन्स स्मॉल एम, और फिर से हम कहें मोलर यानी कैपिटल एम, जहां हम जानते हैं कैपिटल एम मोलरिटी दैट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ देखिए आपको वेट गिवन है सॉल्यूट का, वेट गिवन है सॉल्वेंट का, और कहीं भी डेंसिटी गिवन नहीं है। अगर डेंसिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, दैट डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपके पास डेंसिटी नहीं है तो हम मास से वॉल्यूम को फिगर आउट नहीं कर सकते, यानी वॉल्यूम कैलकुलेट करना हमारे लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम इस सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब हम इसके लिए मोलैलिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। ये हमारा होता है दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट ये हमें फिगर आउट करना है किसमें, केजी में। अब देखिए हम सॉल्यूट का वेट हमें गिवन है 18, और ग्लूकोज का अगर मोलर मास निकालें तो ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिसके अकॉर्डिंग मोलर मास इसका हो जाएगा 180। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे 18 डिवाइडेड बाई 180। और नेक्स्ट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम कंसीडर करें तो सॉल्वेंट का वेट हमें कितना गिवन है, 1000 ग्राम गिवन है, यानी ये हमारा हो जाएगा 1 kg। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आएगा दैट इज 1/10 या 0.1 मोलल सोल्यूशन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, 0.1 मोलल आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। कंसिडर करें, सबसे पहले तो हमें आइडियल सोल्यूशन क्या होता है ये हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं दैट अगर हम किसी कंटेनर में दो लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स करें, तो इनको मिक्स करने पर बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल होगा अगर वो ये कुछ कंडीशंस जो हैं उनको ऑबे करता है। ये कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, तो हम कहेंगे सबसे पहले कि इंटरेक्शन ए और इंटरेक्शन बी नहीं होने वाली इंटरेक्शन ए बी के इक्वल होनी चाहिए। नंबर 2, हम कहेंगे दैट सॉल्यूशन के लिए जो इसका वेपर प्रेशर है पीएस, वो दोनों जो अपने लिक्विड हैं उनके पार्शियल प्रेशर ए और बी के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन अगर हम कहें तो ये होता है कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, यानी लिक्विड ए को लिक्विड बी में मिलाने पर किसी भी तरह की एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना ही रिलीज होनी चाहिए। और नंबर 4 हमारा होगा मिक्सिंग के लिए वॉल्यूम में चेंज, यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ये भी 0 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम ए के 10 ml में बी का 10 ml मिलाते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 20 ml नेट होना चाहिए, ना तो वो 20 ml से कम 19.9 ml होना चाहिए, ना ही वो 20 ml से ज़्यादा यानी 20.1 ml होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन कोई सॉल्यूशन फॉलो करता है, कौन कौन सी, दैट इंटरेक्शन ए और बी फाइनल इंटरेक्शन ए बी के इक्वल होती हैं। सेकेंड, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर दोनों के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। थर्ड, मिक्सिंग का एंथैल्पी 0 होता है। और फोर्थ, मिक्सिंग के लिए वॉल्यूम में होने वाला चेंज 0 होता है। अगर ये चारों कंडीशन ऑबे होती हैं तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अब इन चारों में से अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, दैट मीन्स कि अगर
इंटरेक्शन इक्वल नहीं होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के सम के इक्वल नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगी या डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगी। तो अगर ये चारों कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं तो ऐसा सोल्यूशन हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। हम यहाँ इंटरेक्शन के बिहाफ पर दिए गए कंपाउंड्स को फॉलो करते हुए हम चेक कर सकते हैं। देखिए बेंजीन ये आपका नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर होता है, और ऐसे ही टॉलुइन ये भी आपका नॉन पोलर लिक्विड है। तो नॉन पोलर पहले इंटरेक्शन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल की थी, पहले इंटरेक्शन टॉलुइन में नॉन पोलर की थी, और अब नॉन पोलर की ही इंटरेक्शन होती है। दैट मीन्स बेंजीन और टॉलुइन का जो मिक्सचर होगा या सोल्यूशन होगा वो आपका आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही देखिए मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, पहले भी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी और बाद में भी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हमारे आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन को फॉलो कर जाएंगे। ऐसे ही देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो हैं ये भी आपके नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये तीनों सोल्यूशन जो हैं वो आइडेंटिकल इंटरेक्शन वाले हैं। सोल्यूशन ए, सी और डी ये तीनों जो है वो आइडेंटिकल इंटरेक्शन वाले हैं। वहीं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बाद में हो जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन, हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर जो है वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए आपसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंसीडर करें। हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमने सॉल्वेंट लिया, उस लिक्विड सॉल्वेंट में अगर हम कोई सॉल्यूट मिलाएं जहां सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट होना चाहिए। तो अगर हम किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्वेंट, उस बने हुए सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की बजाय ज़्यादा हो जाता है, उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की बजाय ज़्यादा हो जाता है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह देंगे इसे हम, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का फंक्शन होती है, यानी सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। अगर सॉल्यूट पार्टिकल की नंबर बढ़ेंगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी, और अगर सॉल्यूट पार्टिकल की नंबर डिक्रीज होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ पर चार अलग अलग सोल्यूशन दिए हुए हैं जिसमें सॉल्यूट आपका चेंज हो रहा है, यूरिया, NaCl, सुक्रोज और ग्लूकोज, और इनका वेट परसेंटेज इक्वल है। तो हम कंसीडर करें कि मान लीजिए हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो यूरिया की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम। NaCl की क्वांटिटी हमारे पास में ये सारी की सारी कितनी हो जाएंगी, 1 ग्राम हो जाएंगी, क्योंकि हमें वेट परसेंटेज इक्वल गिवन है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर करने हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हमें इनके क्या निकालना होगा, मोल्स निकालने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं दैट 1 मोल बराबर Na पार्टिकल होते हैं। तो जिस सॉल्यूट के जितने ज़्यादा मोल होंगे उसके पार्टिकल भी उसी रेशियो में आ जाएंगे। ठीक है, अब मोल निकालने के लिए हम कहेंगे दैट वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास का रिलेशन हम चेक कर लेंगे। तो देखिए वेट इन ग्राम तो सभी का इक्वल है, क्योंकि सबके 1% सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं, यानी सभी का 1 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो अगर हम इनके मोलर मास की तुलना कर लें तो जिस सॉल्यूट का मोलर मास ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे, और जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी उसी रेशियो में कम होता चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो देखिए अगर हम यूरिया लें, यूरिया इसका फॉर्मूला हमारा होता है NH2CO NH2, इसका मोलर मास निकालें तो नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 28, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 4, यानी ओवरऑल ये हो जाएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। ऐसे ही NaCl के लिए अगर हम देखें
तो इसका हो जाएगा मोलर मास 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। सुक्रोज के लिए अगर हम देखें तो इसका मोलर मास हो जाएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स और ग्लूकोज के लिए इसका मोलर मास हो जाएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स। तो इन सभी चारों में हम देख रहे हैं दैट NaCl का मोलर मास मिनिमम है। जिसका मोलर मास मिनिमम होगा उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, और जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, और जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट या मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो हम कहेंगे वह जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी, यानी 1% NaCl सोल्यूशन इन वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है। दैट ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इफ n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए आपको कह रहा है दैट हम जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। पहला कंपोनेंट तो है आपके पास में सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है आपके पास में सॉल्वेंट, जहां सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल बोले हैं स्मॉल n और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन में कैपिटल N से। अब आपसे पूछा है दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन हमें पूछा है, तो हम कहेंगे दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानी सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन पूछा है तो हम सॉल्यूट के लिए लिखेंगे दैट मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है स्मॉल m डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दो बातें और कंसीडर करनी है। नंबर एक कि किसी भी दिए गए मिक्सचर में ऑल कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम ओवरऑल ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी हमेशा अगर हम सभी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को सम करेंगे तो वो हमेशा इक्वल्स टू 1 आएगा, और किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन या तो 1 से कम होगी या फिर मैक्सिमम 1 के बराबर हो सकती है, कभी भी उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कहेंगे दैट ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज -0.186 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट किसी एक्वस सॉल्यूशन का दे रखा है, दैट मीन्स हमें एक सॉल्वेंट दिया वाटर, और वाटर में हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया A, और अब हमें इसका क्या दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया। तो यहाँ से हम डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF बराबर हमारे पास में निकल के आ जाएगा प्लस 0.186 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। और यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट दे रखे हैं, पहला दिया हुआ है कैपिटल KF और दूसरा दिया हुआ है कैपिटल KB। ये रिस्पेक्टिवली मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कोफिशिएंट और मोलल बॉइलिंग डिप्रेशन एलिवेशन कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे दैट किसी भी गिवन सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं डेल्टा TF वो बड़ा KF इंटू स्मॉल m मोलैलिटी के इक्वल होता है, और ऐसे ही डेल्टा TB जो है ये भी कैपिटल KB इंटू स्मॉल m के इक्वल होता है। अगर सॉल्यूशन एक ही है, यानी सॉल्यूशन एक ही है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल होगी, तो दोनों के लिए मोलैलिटी हमेशा इक्वल हो जाएगी। हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB बराबर कैपिटल KF अपॉन कैपिटल KB। अब देखिए हमें डेल्टा TF का वैल्यू गिवन है कितना, 0.186, डेल्टा TB ये हमें यहाँ पर निकालना है, कैपिटल KF हमें गिवन है 1.86 और कैपिटल KB हमारे पास में है 0.512। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करें दैट इज 10 टाइम्स हो जाएगा, और डेल्टा TB बराबर हम निकालें तो हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू 0.0512, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे निकाला, हमने कहा दैट अगर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन वेरी नहीं करता है, तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। बाकी कैपिटल KF और कैपिटल KB ये तो कांस्टेंट हैं जिनका वैल्यू हमें गिवन है,
और हमने रिस्पेक्टिव फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दोनों का क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स 0.0512। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 m मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इफ वांट्स हाफ फैक्टर इज 2.74। आपको देखिए वांट हाफ फैक्टर यानी आयोटा का वैल्यू गिवन है और आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम हमारा सॉल्यूट देखें, दैट सॉल्यूट हमें गिवन है। क्या है सॉल्यूट? मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब ये देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट यानी क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल का बना हुआ कंपाउंड है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बने हुए कंपाउंड हम जानते हैं जनरली आयोनिक नेचर के होते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें सॉल्वेंट में डालेंगे इनका डिसोसिएशन हो जाएगा रिस्पेक्टिव अपने आयनों में, यानी इससे बन जाएंगे मैग्नीशियम कैटायन और नाइट्रेट एनायन। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस हमारे पास में कितने हो गए, दैट 1 कैटायन और 2 एनायन यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी ऑब्जर्व टोटल नंबर ऑफ आयन हमारे पास में हो गए 3। तो n बराबर हमारे पास में हो गया 3। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? तो हम जानते हैं दैट वांट हाफ फैक्टर आयोटा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, जहां आयोटा का वैल्यू हमें गिवन है 2.74 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, दैट नंबर ऑफ आयन हमारे पास में है 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हमें यहाँ पर फिगर आउट करना है। तो सॉल्व करेंगे, दैट 2.74 यहाँ ये 1 इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1.74 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 यानी 2, ये हमारा हो जाएगा अल्फा परसेंटेज में। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉल्व करेंगे हमारे पास में आ जाएगा दैट इज 87% अप्रोक्सीमेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से चेक करें। हमें सबसे पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या दिया हुआ था, सॉल्यूट गिवन था। हमने इस मैग्नीशियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन करवाया और हमें पता चला कि मैग्नीशियम नाइट्रेट की 1 यूनिट से हमें 3 मोल्स आयन प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? 1 मोल मैग्नीशियम कैटायन और 2 मोल नाइट्रेट एनायन। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 3 मोल्स आयन हमारे पास में यहाँ पर हो गए। अब अगर ये 3 मोल्स आयन आपके पास में है तो किसी भी सोल्यूशन के लिए आयोटा हमें गिवन है, अल्फा हमें निकालना है। तो देखो आयोटा का अल्फा के साथ रिलेशन हम लिख सकते हैं, आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा, जहां n नंबर ऑफ आयंस हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आयोटा वांट हाफ फैक्टर हमारा होता है। तो देखिए वांट हाफ फैक्टर का वैल्यू हमें गिवन था 2.74, 1 प्लस n हमने रख दिया 3, सॉल्व किया तो हमारे पास में अल्फा निकल करके आ जाएगा 87%, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये सीखें कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा हमारे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास 2 लिक्विड कंपोनेंट हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अगर लिक्विड कंपोनेंट ए की 30% क्वांटिटी लिक्विड कंपोनेंट बी की 70% क्वांटिटी के साथ मिलकर के एक सॉल्यूशन यहाँ पर हमें गिवन है और इस सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करें तो एट देयर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, जहां हम कहें कि भाई कुछ क्वांटिटी में वेपर बन गई ए की और कुछ क्वांटिटी में यहाँ आपको बी की वेपर भी मिल जाती है। तो ये मिक्सचर जो है ये वेपर्स का मिक्सचर है जिसमें ए और बी दोनों कंपोनेंट आपके प्रेजेंट होते हैं। जहां हम इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे अगर लिक्विड फेज और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में है और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर कंडीशन है, याद रखना है, एट दिस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट अगर हम इसकी गैस फेज का कंपोजिशन चेक करें तो देखिए यहाँ पर लिक्विड फेज में ए की कंपोजिशन कितनी है 30%, तो अगर गैस फेज में भी ए का कंपोजिशन 30% और बी का कंपोजिशन 70% है, यानी लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन था पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर भी अगर
वेपर फेज में सेम कंपोजिशन रहता है, दैट मीन्स लिक्विड फेज का कंपोजिशन गैसियस फेज के कंपोजिशन के इक्वल रहता है, या बिना अपने कंपोजिशन में चेंज किए ये लिक्विड बॉयल ऑफ होता है, तो ऐसा मिक्सचर आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। और बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पर ये मिक्सचर दो तरह के हो जाते हैं, पहला हमारा लो बॉइलिंग और दूसरा हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो जाता है। तो यहाँ हमसे कहता है दैट HCl और वाटर मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं। अगर इन दोनों के लिए हम बात करें तो HCl और वाटर के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में HCl की क्वांटिटी होती है 20.2% और हमारे पास में वाटर की क्वांटिटी हो जाती है रिमेनिंग यानी 79.8%। अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 108 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि हमारे सॉल्वेंट यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, इसलिए हम इसको हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप कह देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी HCl और वाटर के एजियोट्रॉप के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में HCl और H2O, इसमें HCl की क्वांटिटी कितनी 20.2% है और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा अराउंड 108 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट देखें, अ सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.0821 एटमॉस्फेयर। अब देखिए आपको सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई का वैल्यू गिवन है कितना 0.0821 और प्रेशर की यूनिट दे रखी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट टेम्परेचर का वैल्यू आपको गिवन है 300 केल्विन। अब आपसे इस सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन C पूछा हुआ है, तो देखिए हम जानते हैं अकॉर्डिंग वांट हाफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ये होता है C इंटू R इंटू टी, जहां C क्या है कॉन्सेंट्रेशन, R आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और टेम्परेचर T ये आपको गिवन है 300 केल्विन, और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास में है 0.0821 एटमॉस्फेयर। तो देखिए यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन C का वैल्यू निकालें तो C बराबर हो जाएगा पाई, पाई कितना है देखिए आपके लिए पाई बराबर दे रखा है 0.0821 एटमॉस्फेयर अपॉन R कितना दे रखा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन। देखिए एटीएम से एटीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, केल्विन से केल्विन इनवर्स कट गया, तो हमारे पास में जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स में। देखिए 0.0821 से 0.0821 कट गया तो हमारे पास में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल्स टू 1/300 मोल लीटर इनवर्स, यानी मोलरिटी की कंडीशन हमारे पास में आ गई। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें 1/300 ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻², या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.033 मोलर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू गिवन था, R आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमें याद रखना होता है। कौन सा वैल्यू काम में लेंगे दैट डिपेंड्स ऑन कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर किस में दिया है। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है तो हमने R का वो वाला वैल्यू फिगर आउट किया है जो एटमॉस्फेयर में है। अगर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पास्कल में देता तो हम R का वो वाला वैल्यू लेते जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें ये वैल्यू हमारी पास्कल में यानी SI यूनिट में हो जाती है। तो आपको पाई का वैल्यू गिवन था, टी का वैल्यू गिवन था, C निकालना था, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, सिंपल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0.033 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू। अब देखिए आपसे एटॉमिक मास पूछा हुआ है तो हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग शेल जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते रहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस में भी दो तरह के न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। पहले हमारे पास में है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, दूसरे हमारे पास में न्यूट्रॉन जो कि जीरो या न्यूट्रल पार्टिकल हमारे होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के मास की बजाय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ये बहुत ज़्यादा होता है। कितना कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 यूनिट है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अराउंड 1840 यूनिट होता है। तो जब भी हम किसी एटम का मास कंसीडर करते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम का मास क्या होगा, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर
हो जाएगा। और ये दोनों कहाँ रहते हैं? ये दोनों रहते हैं न्यूक्लियस में, यानी किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस के मास के अप्रोक्सीमेट इक्वल हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास में हो जाएगा दैट एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन स्पेसिफिक एटम। जहां हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को 1 यूनिट अगर कंसीडर करें तो दोनों की नंबर का सम एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, Which of the following has maximum depression in freezing point? अब देखिए आपसे फ्रीजिंग पॉइंट का मैक्सिमम डिप्रेशन कंसीडर किया है, तो सबसे पहला काम हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता कैसे है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ये आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर से क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम कहें कि हमारे पास में एक लिक्विड है ए जो कि है सॉल्वेंट और हमारे पास में एक सॉलिड है बी, ये है हमारा सॉल्यूट। जहां सॉलिड सॉल्यूट की खास बात है कि ये नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। तो जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट ए में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाया जाए तो उसकी 4 प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंसीडर होती हैं। वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? तो देखिए पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड हमारी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हमारी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। किस पर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। तो जिस सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट पार्टिकल्स की नंबर ज़्यादा होगी उस सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी रेशो में बढ़ जाएगा। तो देखिए अब आपसे पूछा है मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस होना है और आपको बताना है कि किस सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ होगा। तो हम क्या कहेंगे? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करेगी सॉलिड सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्यूट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उतने ही रेशो में उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम कंसीडर कर सकेंगे। अब यहाँ देखिए आपको ये यूरिया गिवन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका डिसोसिएशन नहीं होता। NaCl ये आयोनिक कंपाउंड है और हम जानते हैं दैट NaCl का डिसोसिएशन हो जाएगा सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन में, यानी इसके 1 मोल से हमें 2 मोल आयन या 2 मोल्स पार्टिकल गेन हो जाएंगे। ऐसे ही पोटेशियम सल्फेट की हम बात करें तो ये भी आयनिक कंपाउंड है और इसका डिसोसिएशन होता है 2 मोल पोटेशियम कैटायन और 1 मोल सल्फेट आयंस में, यानी कि हमें कितने 3 मोल आयंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ग्लूकोज ये भी हमारे जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है जिसका भी फर्दर डिसोसिएशन नहीं होता। तो इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे कितने रहेंगे? 1 मोल रहेंगे अगर हम इन सभी की 1 मोल क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ चेक करें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हो रहे हैं पोटेशियम सल्फेट में, तो सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होंगी? पोटेशियम सल्फेट के लिए। उसके बाद सोडियम क्लोराइड के लिए जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल 2 मोल हो रहे हैं। उसके बाद बोथ यूरिया और ग्लूकोज जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल है क्योंकि दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड है, दोनों का डिसोसिएशन नहीं होता, तो दोनों के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और हमसे मैक्सिमम पूछा हुआ है तो मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए है? पोटेशियम सल्फेट के लिए है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की जगह रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे तब भी हमें पोटेशियम सल्फेट लगाना है, हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पूछे तब भी पोटेशियम सल्फेट लगाना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर पूछेगा तब भी हमें यही पोटेशियम सल्फेट को ही मैक्सिमम आंसर में रिप्रेजेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स इन सोल्यूशन द वॉन्ट हाफ फैक्टर आयोटा इज। अब आपसे कहता है कि हमने एक सॉल्वेंट लिया, दैट लिक्विड सॉल्वेंट जिसका नाम है ए, और अब हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट मिला लेते हैं। हम क्या मिला रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट मिलाते हैं XY। और अब ये जो XY सॉल्यूट हमने मिलाया है, जैसे ही हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या होता है? अपने कंपोनेंट X और Y में डिसोसिएट हो जाता है। तो जब ये अपने कंपोनेंट X और Y में डिसोसिएट होगा
तो हम क्या कहेंगे, एट इनिशियल या t इज इक्वल्स टू 0 पर मान लीजिए इसके 1 मोल पार्टिकल्स हम लोगों ने लिए हुए हैं। कितने? 1 मोल पार्टिकल लिए हुए हैं। तो ये तो हमारे पास में हो गई थ्योरेटिकल वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल की क्या हो गई, थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं कि सोल्यूशन में जब हम इसको बनाते हैं तो सोल्यूशन में क्या हो रहा है, दैट 1 मोल का डिसोसिएशन हो जाता है x और y। सबसे सिंपल अगर हम माने तो 1 मोल से 2 यूनिट पार्टिकल हमें बन रहे हैं, यानी 1 + 1 टोटल कितने हो गए, 2 मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये इसकी हमारी क्या हो गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो जाती है। तो इसी चेंज को डिफाइन करने के लिए वॉन हाफ फैक्टर आयोटा को डिफाइन किया जाता है, जहां वॉन हाफ फैक्टर आयोटा का वैल्यू होता है दैट नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उसका प्रैक्टिकल वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उसका थ्योरेटिकल वैल्यू। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का मिनिमम प्रैक्टिकल वैल्यू कितना है 2 और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है 1, यानी आयोटा का जो वैल्यू है वो 2 हमारे पास में आ रहा है। दैट मींस आयोटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम फिर से चेक कर लें, हमने कहा दैट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का डिसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन हुएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल पार्टिकल से ज्यादा हो जाएगा, और जब ऑब्जर्व या प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा होगा तो आयोटा का वैल्यू हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द वॉन हाफ फैक्टर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज। अब देखिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट दिया हुआ है, तो फिर से हम चेक करें कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कि कैल्शियम क्या है, एल्कलाइन मेटल है, और मेटल के जो नाइट्रेट हैं ये क्या हो जाएंगे, आयोनिक कंपाउंड हो जाएंगे। तो इनका डिसोसिएशन होगा और इनके डिसोसिएशन से हमारे पास बनेगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कैटायन और 2 मोल्स ऑफ नाइट्रेट एनायन। देखिए तो हमारे पास में आयोटा का वैल्यू पूछा है, हम कहेंगे आयोटा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल प्रैक्टिकल वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल का थ्योरेटिकल वैल्यू। अब प्रैक्टिकल में तो अगर हमें कैल्शियम नाइट्रेट का 1 मोल गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल के 1 मोल हमारे पास में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन हो जाता है 1 मोल कैल्शियम कैटायन और 2 मोल नाइट्रेट आयंस में, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाते हैं हमारे पास में, 3 मोल आयंस ऑब्जर्व होते हैं। प्रैक्टिकली हमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलती है वो 3 टाइम्स देखने को मिलती हैं। तो आयोटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 3 मोल्स डिवाइडेड बाई 1 मोल, यानी आयोटा कितना हो जाएगा आपके पास 3 हमारे पास में हो जाता है। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें ऑब्जर्व होंगी वो नॉर्मल से 3 टाइम्स 3 गुनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें यहाँ ऑब्जर्व हो जाएंगी। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कैपिटल KB हमसे पूछा हुआ है, और हमसे पूछा है दैट कैपिटल KB किस फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, या ये किस प्रॉपर्टी के साथ में वेरिएबल होता है। तो ध्यान दें, किसी भी दिए गए सॉल्वेंट के लिए, हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, जो लिक्विड सॉल्वेंट हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं, हम कहेंगे इस पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट के लिए उसका KB पर्टिकुलर होता है, ऐसे ही उसका KF भी पर्टिकुलर होता है। सॉल्यूट आप चाहे पानी में चीनी डालें, चाहे आप पानी में यूरिया को डिसॉल्व करें, चाहे आप पानी में ग्लूकोज को डिसॉल्व करें, और चाहे पानी में आप सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करें, वाटर के लिए उसका स्पेसिफिक KB डिफाइंड है, ये सॉल्यूट के साथ वेरिएबल नहीं होता। यानी कैपिटल KB जो है वो केवल और केवल वाटर का कंपोनेंट है या वाटर का फंक्शन होता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर सॉल्वेंट ओनली। तो किसी भी दिए गए सोल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है कौन, KB, यानी KB KF या जो भी आपके मोलल कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे केवल और केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं। अगर आप सॉल्वेंट को चेंज करते हैं, वाटर की जगह सॉल्वेंट आप कोई दूसरा काम में लेंगे, बेंजीन काम में लेंगे, अल्कोहल काम में लेंगे, तब KB का वैल्यू चेंज होगा। लेकिन अगर आप वाटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट चेंज करते हैं तो KB का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इन कंपैरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए हमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन कितना है 0.01 m का। डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 m। और देखिए दूसरा सोल्यूशन हमें दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब यहाँ चेक करें ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड यानी वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो फर्दर इनका डिसोसिएशन नहीं होता, यानी सिंपलेस्ट है, पानी में डाल दो, पानी में डालने पर इनका कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। वहीं अगर हमें मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है तो हम देख रहे हैं मैग्नीशियम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये जो है वो आपका एक आयोनिक कंपाउंड है और जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस मैग्नीशियम कैटायन और क्लोराइड एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस मैग्नीशियम क्लोराइड का डिसोसिएशन देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें 1 मोल मैग्नीशियम कैटायन और 2 मोल क्लोराइड एनायन यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है वो 3 मोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब अगर टोटल 3 मोल्स आयन हमें यहाँ पर मिलेंगे, कितने आयन मिल रहे हैं, 3 मोल्स आयन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो ग्लूकोज के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल देखो, कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों की इक्वल है, यानी जो हम थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं वो तो दोनों में इक्वल होंगे, जितने ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने ही मैग्नीशियम क्लोराइड के हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो थ्योरेटिकली दोनों के इक्वल होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इसके 1 मोल से 3 मोल्स आयन मिल रहे हैं, तो 0.01 m से कितने हो जाएंगे, 0.03 m आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में हो जाएंगे, जो ग्लूकोज की तुलना में कितना है, 3 टाइम्स है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कितनी हो जाएंगी, अबाउट 3 टाइम्स हमारी हो जाती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, देखिए अब ये टिंडल इफेक्ट जो है ये आपका कॉलॉइड की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी है, ये कॉलॉइड की प्रॉपर्टी है। टिंडल इफेक्ट हो चाहे ब्राउनियन मोशन हो चाहे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, ये जो प्रॉपर्टी है वो कॉलॉइड की प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर हम चेक करें तो ये सॉल जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप का कॉलॉइड होता है जिसको हम सॉलिड इन लिक्विड लिख सकते हैं, यानी लिक्विड डिस्पर्सिव मीडियम में सॉलिड डिस्पर्जन फेज आपका प्रेजेंट होता है। तो सॉल एक स्पेसिफिक टाइप का कॉलॉइड है और इस स्पेसिफिक टाइप के कॉलॉइड में टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मोशन या इलेक्ट्रोफोरेसिस की नेचर पाई जाती है। ये हेट्रोजीनियस नेचर होते हैं। ये क्या है कि हमारे कॉलॉइड जो हैं वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल की जो साइज होती है वो ट्रू सोल्यूशन की बजाय थोड़ी ज़्यादा होती है। कितनी, अगर हम कॉलॉइड की बात करें तो इसमें पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की होती है। अगर पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से लेस होती, बिलो 1 नैनोमीटर होती, तो फिर हम इसको कॉलॉइड ना कह करके ट्रू सोल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल क्या है, कॉलॉइड है, और जो कॉलॉइड होते हैं वो आपको टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मोशन जैसी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है, अ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। देखिए केन शुगर आपको गिवन है, हम जानते हैं केन शुगर, इसको हम सुक्रोज भी कह सकते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C12H22O11 और इसका मोलर मास आपको गिवन है 342, इज आइसोटोनिक विद 1% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X। अब ये आपको क्या दे रखी है, देखिए आइसोटोनिक की टर्म दे रखी है, जहां हम जानते हैं आइसोटोनिक मींस आइडेंटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी सॉल्यूशन नंबर 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन नंबर 2 के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X इज, अब आपको यहाँ X का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो हम जानते हैं दैट ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा होता है C इंटू R इंटू T। ये हमारे पास में हो जाएगा सोल्यूशन नंबर 1 के लिए, और ऐसे ही हो जाएगा C इंटू आर इंटू टी सोल्यूशन नंबर 2 के लिए। अब R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। T क्या है, टेम्परेचर, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे दैट C1 इज इक्वल्स टू C2। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, देखिए हमें वेट परसेंटेज दे रखा है, यानी हम कहेंगे 5 ग्राम डिवाइडेड बाई कितना, 342 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये तो आपके आ गए केन शुगर के मोल और उसका वॉल्यूम लीटर में जो भी आपका है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम C2 निकालें तो ये हमें दे रखा है 1 ग्राम और इसका मोलर मास हमारे पास में नहीं है,
दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब दोनों के वॉल्यूम आपको अगर इक्वल कर दें तो यहाँ से हम इसका मोलर मास निकालेंगे, कितना हो जाएगा, दैट मोलर मास ऑफ x इज इक्वल्स टू हम लिख पाएंगे 342 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये आपका हो जाएगा अराउंड 68 के आसपास। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो हमने कैसे सॉल्व किया, हम इसको बार दोबारा चेक कर लें। हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन गिवन था, जहां हमने कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज फॉर विच ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर आइडेंटिकल। तो जिन दो सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आइडेंटिकल होते हैं, दैट मींस पाई 1 इज इक्वल्स टू हो गया पाई 2। टेम्परेचर आपको आइडेंटिकल गिवन है तो T1 से हमारा T2 कट गया। R1 और R2 ये हमारे क्या होते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा। तो जो सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन है वही सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए हो जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन को हम निकालेंगे, दैट इज मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें देखिए वॉल्यूम इक्वल दे रखा है क्योंकि हमसे दोनों सॉल्यूशन की क्या दे रखी है, वेट परसेंटेज दे रखा है। तो जब पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml मानेंगे तो दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक 100 ml हो जाएगा। तो वेरी क्या कर रही है इनकी, केवल नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर रहे हैं, और मोल निकालने के लिए हमने क्या किया, वेट इन ग्राम में मोलर मास से डिवाइड कर दिया, दैट इज 5 ग्राम अपॉन 342 और 1 ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ से हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाला 342 डिवाइडेड बाई 5 और ये हमारे पास में आ जाएगा 68.4 ग्राम मोल इनवर्स के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, विच एक्वस सॉल्यूशन हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए आपसे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है और हम जानते हैं, देखिए एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, पहली टर्म तो हम यहाँ चेक करें, एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, दैट मीन्स आपको सॉल्वेंट दे रखा है वाटर, सॉल्वेंट ए क्या है आपका वाटर, और अब हमें इसमें सॉल्यूट बी मिलाना है, जहां सॉल्यूट भी क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होगी जिसको अपन बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता चला जाएगा। तो जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसमें डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट भी हायर साइड या मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम कहेंगे दैट जिसका डिप्रेशन जितना कम हो, जितना ज्यादा होगा दिए गए सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट उसी रेशियो में कम होता चला जाएगा। तो यहाँ चेक कीजिए, आपको 0.01 m NaCl दिया हुआ है, 0.005 m मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और इथाइल अल्कोहल दिए हुए हैं। तो हम अगर इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन, चारों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करें तो हम देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो NaCl सॉल्यूशन के लिए है। जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल भी उसी रेशियो में हो जाएंगे। तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल भी ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे तो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर डिप्रेशन मैक्सिमम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम वैल्यू की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ हम चेक करें, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है तो उसमें डिप्रेशन मैक्सिमम होगा, यानी ऑब्जर्व सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिनिमम देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज। अब देखिए आपको यहाँ से आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पूछी है तो हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी, दो लिक्विड हम लोगों ने मिलाए हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम कहेंगे कि अगर इंटरेक्शन ए और बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ए के इक्वल हो, नंबर 2 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल हो, नंबर 3 अगर मिक्सिंग के लिए एंथैल्पी डेल्टा H 0 हो, और नंबर 4 अगर डेल्टा V मिक्सिंग का वैल्यू भी 0 हो। तो कोई सॉल्यूशन अगर ये चारों कंडीशंस फॉलो करता है तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें दैट PS इज इक्वल्स टू PA प्लस PV, ये जो कंडीशन है इसको सबसे पहले राउल्स ने ऑब्जर्व किया तो उन्हीं के नाम से हम इसे राउल्स लॉ के रूप में डिफाइन करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, दैट सॉल्यूशन इज नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन विच ऑलवेज राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ के साथ साथ इंटरेक्शन ए और बी भी AB के बराबर होनी चाहिए, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0 होना चाहिए, यानी
जब हम ए लिक्विड में बी लिक्विड को मिलाएं तो ना तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, यानी प्रोसेस जो है उसमें नेट एनर्जी जीरो आनी चाहिए और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है वो भी आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपसे एक सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दैट इज इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी, जहां पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म को रिप्रेजेंट करेगी, आर आइडियल गैस कांस्टेंट आपका है और टी ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए हम यहाँ से इस फॉर्मूले को अरेंज करें, दैट पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, नहीं ये गलत हो जाएगा, दैट पाई इज इक्वल्स टू सी टी अपॉन आर, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में है दैट पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, दैट ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास। अब आपको देखिए एक सोल्यूशन बनाना है ए, जिसमें आपको दो अलग अलग सोल्यूशन नंबर 1 और सोल्यूशन नंबर 2 को मिलाया गया है। जहां सोल्यूशन नंबर 1 को अगर आप देखें तो ये है 25% वेट बाय वेट का 300 ग्राम सोल्यूशन, और सोल्यूशन नंबर 2 क्या है, ये आपका है 40% वेट बाय वेट का 400 ग्राम सोल्यूशन। तो दोनों में ही अगर अपन सॉल्यूट का वेट निकाल लें, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो देखिए 25% है 100 ग्राम में, यानी 300 ग्राम में कितना हो जाएगा सॉल्यूट, 75 ग्राम, और यहाँ हो जाएगा 160 ग्राम, यानी टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास में हो जाएगा 235 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सॉल्यूशन का ओवरऑल वेट कंसीडर करें तो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन 300 ग्राम सॉल्यूशन प्लस 400 ग्राम सोल्यूशन, ये हमारे पास में हो जाएगा ओवरऑल 700 ग्राम सोल्यूशन। अब हम इसका वेट परसेंटेज निकालें तो वेट परसेंटेज क्या होगा, W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट 235 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन 700 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आएगा दैट 7 3 21 और 7 3 21, फिर हमारे पास में 4, तो 7 5 35, अबाउट 33.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए फिर से चेक कर लें, हमें दो अलग अलग सोल्यूशन गिवन थे, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2, उनके वेट परसेंटेज से हमने पहले उनका वेट ऑफ सॉल्यूट फिगर आउट कर लिया। तो हमने इंडिविजुअल वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला, दोनों के वेट ऑफ सॉल्यूट को कंबाइंड किया, वेट ऑफ सोल्यूशन को कंबाइंड किया, फिर वेट ऑफ सॉल्यूट में वेट ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करके हमने वेट परसेंटेज निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर डी 33.5% हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अभी देखिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपसे पूछा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, दैट डेविएशन है, इसका मतलब ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, पॉइंट नंबर 1। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, वो जिनमें पॉजिटिव डेविएशन हो और वो जिनमें नेगेटिव डेविएशन हो। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव डेविएशन को फिगर आउट करें तो हम क्या कहेंगे, दैट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ए और बी जो इनिशियल थी उसकी बजाय नई होने वाली इंटरेक्शन ए जो होती है वो पहले से कमजोर हो जाती है। यानी इनिशियल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर थी, पहले जो लिक्विड मॉलिक्यूल ए और बी के बीच में इंटरेक्शन थी वो स्ट्रॉन्गर थी, और अब जो इंटरेक्शन हुई है वो कंपैरेटिवली कमजोर हुई है। तो अगर इंटरेक्शन कमजोर होगी तो वेपर ज्यादा बनेगी, और अगर वेपर ज्यादा बनेगी तो हम क्या कहेंगे, दैट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड के पार्शियल प्रेशर के सम से ग्रेटर हो जाएगा, दैट PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PV। जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा मीन्स पॉजिटिव साइड में हम मूव कर रहे हैं, तो ऐसा सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। इस सोल्यूशन के लिए देखिए डेल्टा H मिक्सिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। क्यों होगा एंडोथर्मिक, चेक करें, देखिए पहले इंटरेक्शन जो थी वो स्ट्रॉन्गर थी और अब इंटरेक्शन जो है वो कंपैरेटिवली कमजोर हो रही है। अगर इंटरेक्शन कमजोर होगी तो हमें सॉल्वेंट 1 में सॉल्वेंट 2 को मिलाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है, हमारी एनर्जी खर्च होती है, कंज्यूम होती है, सिस्टम द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है,
तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसे ही मिक्सिंग का जो वॉल्यूम है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो भी दोनों जो लिक्विड हैं उनके वॉल्यूम से ज्यादा हो जाता है, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाता है। तो जब सब कुछ पॉजिटिव होगा तो हमारा सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। ऐसे ही अगर हम इसका वाइस वर्सा कर दें, दैट इंटरेक्शन ए एंड बी इज लेसर देन इंटरेक्शन ए बी हो जाए, PS स्मॉलर देन PA प्लस PB हो जाए, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव हो जाए और डेल्टा बी मिक्सिंग में नेगेटिव हो जाए, तो ऐसा सोल्यूशन आपका नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ चेक करें, देखिए बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये दोनों ही हमारे क्या है, नॉन पोलर है, यानी पहले भी इंटरेक्शन जो थी वो बाद की इंटरेक्शन के बराबर हो जाएगी, दैट मीन्स आइडियल सोल्यूशन हमारे हो जाएंगे। ऐसे ही बेंजीन और टोलुइन ये भी आपके आइडियल सोल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ हम चेक करें तो पॉजिटिव डेविएशन हमसे पूछा हुआ है, दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल जो है ये आपके पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन हो जाएंगे। वहीं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वो आपके नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल ये आपके पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए करेक्ट आंसर है। ये हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन है और बाकी ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों हमारे आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के काम आएंगे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच वी स्टडीड टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।